35 साल का बनवास, अब बसपा का साथ, बीजेपी के बागी करेंगे कमल को करेंगे फेल। सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए आज बसपा ने आखिरकार बस्ती लोकसभा से अपना प्रत्याशी घोषित कर ही दिया। बीजेपी में बड़ी सेंधमारी करते हुए बसपा ने भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे दया शंकर मिश्रा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। उसके बाद उन्हें बस्ती लोकसभा का कैंडिडेट घोषित कर दिया। दया शंकर मिश्रा भाजपा में अपनी उपेक्षा से काफी दिनों से नाराज चल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने आज ये कदम उठाते हुए बीजेपी की राह में ही रोड़ा बनकर खड़े हो गए। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दया शंकर मिश्रा ने बस्ती लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी और 2 बार के सांसद रहे हरीश द्विवेदी पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाली। दया शंकर मिश्रा ने कहा कि वे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, इसके बावजूद उन्हें पार्टी में सम्मान नहीं मिला। जब से ये चर्चा शुरू हुई कि वे बीएसपी से बस्ती लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तभी से बीजेपी प्रत्याशी और सांसद हरीश द्विवेदी लगातार उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें चुनाव न लड़ने के लिए हर हथकंडा भी अपनाया, मगर बहन जी का आशीर्वाद मिलने के बाद वे पूरी तरह से आश्वस्त हो गए हैं कि इसी पार्टी से उन्हें सम्मान मिलेगा। इसलिए आज वे कसम खा रहे हैं कि मरते दम तक वे बहुजन समाज पार्टी में ही रहकर राजनीति करेंगे। बसपा कैंडिडेट दया शंकर मिश्रा ने कहा कि हरीश द्विवेदी अपने कार्यकर्ताओं को कोई तरजीह नहीं देते, जिस वजह से वे आज उनका चहु और विरोध हो रहा है। ये चुनाव उन्हें कार्यकर्ता मिलकर लड़ाएंगे और कोई ये ना समझे कि बस्ती लोकसभा की राह इतनी आसान होगी। बस्ती लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला रोचक होने की उम्मीद है। इस सीट पर 2 बार शानदार जीत दर्ज कर चुके सांसद हरीश द्विवेदी पर भाजपा नेतृत्व ने इस बार फिर भरोसा जताया है। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से पूर्व कैबिनेट मंत्री को उम्मीदवार बनाया गया। वे समाजवादी पार्टी के टिकट पर मौजूदा सांसद को चुनौतियां दे रहे हैं। परिस्थितियां नहीं बदली तो दोनों प्रत्याशियों का आमने सामने का मुकाबला होना तय है। दोनों बस्ती जनपद के राजनीति की मुख्य धुरी हैं। हरीश द्विवेदी विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हैं और पार्टी के नेतृत्व का विश्वास जीतने में हमेशा कामयाब रहे हैं। जब जब लोकसभा चुनाव आते हैं, अटकलों का दौरा शुरू हो जाता है कि इस बार हरीश द्विवेदी को पार्टी टिकट नहीं देगी। उनकी जगह आधा दर्जन नाम हवा में तैरने लग जाते हैं, लेकिन सभी कयासों को दरकिनार कर हरीश द्विवेदी अपने नाम पर नेतृत्व की मुहर लगवाने में सफल हो जाते हैं। हरीश द्विवेदी के खेमे में अनगिनत समर्पित कार्यकर्ता हैं और विरोधी भी। जैसे ही चुनाव का बिगुल बजता है, उनके विरोधी सक्रिय हो जाते हैं। आरोप है कि उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की बजाय अनेकों को हाशिए पर रख दिया। तमाम कार्यकर्ता पार्टी के मुख्य धारा में आने को तरस गए हैं, लेकिन उनकी मंशा पर पानी फिर गया। हालांकि इस बार हरीश द्विवेदी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बार वे हैट्रिक लगाने के चक्कर में हैं, लेकिन उनका मुकाबला एक बार फिर पूर्व कैबिनेट मंत्री राम प्रसाद चौधरी से है। उन्हें पिछड़ों दलितों का नेता कहा जाता है और इस कम्युनिटी में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। वे 9वें लोकसभा में खलीलाबाद से सांसद रहे हैं। जनता पार्टी से नहीं बहुत शिकवा। देखिए, विचार तो कभी कोई किसी को मारता नहीं है, ना मरने देता है, लेकिन नेतृत्व ही तो जो जिले का नेतृत्व होगा, जैसा चाहेगा वैसा चलाएगा। हम लोग चाह करके भी अपने नेतृत्व से मिल नहीं सकते थे। वो सांसद थे, राष्ट्रीय मंत्री थे, इसलिए वो सबसे मिलते थे और पूरी पार्टी को समाप्त करने का बस्ती में उन्होंने संकल्प ले रखा था। क्योंकि जो पार्टी खड़ा करता है, 14 में आप लोग देखे हैं किस तरीके से मैंने पार्टी खड़ा किया था। मुझे दर्द था, मुझे राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो उत्पीड़न हो रहा था, जो उनके हक हुकूक की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, वो नहीं लड़ी जा रही थी, उसका मुझे दर्द था। मुझे बसपा ने ऑफर दिया और बसपा ने ऑफर दिया कि आप बसपा की सदस्यता लीजिए, बसपा आपको लोकसभा लड़ाएगी। मेरे भी मन में था। अब इस समय जब भारतीय जनता पार्टी भटक चुकी है, कांग्रेस, बसपा, सपा, बसपा, इसी में देखिए 17 में किसी भी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला। तो अगर पूरे देश में भाजपा भटक चुकी है, वो सपा, बसपा, कांग्रेस के लोगों को एमएलसी बना रही है, राज्यसभा भेज रही है, कार्यकर्ताओं को पूछ नहीं रही है, तो मुझे लगा इस पार्टी में कोई पूछने वाला नहीं है।
तो मुझे लगा कि बसपा मुझे अवसर दे रही है, मेरे दरवाजे पर जाकर के बसपा ने टिकट देने के लिए ऑफर दिया। पहले तो मैं 1 हफ्ते बहुत सोचता विचारता रहा, इधर-उधर की बात करता रहा, लेकिन फिर मुझे लगा कि हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी ने इन लोगों को भेजा है, तो मुझे उनके आदर का, उनके सम्मान का, उनके ऑफर का हमको को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैंने बसपा से कहा कि आप नाम चलाइए, आप सर्वे करा लीजिए, अगर बसपा मुझे उचित समझती है तो चुनाव लड़ाएगी तो मैं आपके साथ हूँ। ये देखा जाए नगर पंचायत के चुनाव में कार्यकर्ता है पूरी तरीके से उपेक्षित रहा। भाई वही तो पीड़ा है। आप मोटर के ड्राइवर को लड़ाओगे, दलित समाज में आपके पास कार्यकर्ता नहीं है। आप किसी ड्राइवर को लड़ाओगे, रसोईया को लड़ाओगे, आप जो चाहोगे वो करोगे, तो ये तो बर्दाश्त नहीं है। हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम लोग बगावत करने के लिए तैयार हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी बगावत करेगी, चिंता मत करिए इसकी। समाजवादी पार्टी का भी जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता है वो इस परिवारवाद से ऊब चुका है। राम प्रसाद जी को का पेट नहीं भरा, उनका बेटा विधायक हो गया ना, उनका तो सम्मान वापस आ गया था, लेकिन उन्होंने फिर अपने पद के मोह में खुद लोकसभा लड़ने का निर्णय किया। भगवान जाने उनकी क्या दशा होगी। बस्ती में जनता बदलाव लाएगी, एकदम लाएगी भैया। हाँ, राजनीति में कोई दिग्गज नहीं, देखिए राजनीति में कोई दिग्गज नहीं होता, ठीक। जनता जिसको दिग्गज बना दे वही दिग्गज है। और 2 दिग्गजों के बीच में 14 में हरीश जी लड़े थे, दोनों दिग्गज धराशायी हो गए थे और वो सत्ता का तांडव कोई कर भी नहीं सकता है, जो सत्ता का तांडव राजकिशोर सिंह जी की सपा की सरकार में हुआ था। तो इसलिए कोई दिग्गज नहीं है, जनता जिसके लिए खड़ी हो जाती है वही नेता हो जाता है। नहीं देखिए, टिकट नहीं मिलता है। देखिए परीक्षा में बैठने के लिए आदमी तैयारी करता है और जब परीक्षा में जो है प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा तो घुटन होगी। तो चुनाव तो प्रवेश पत्र है ना। आप हमको किसी भी परीक्षा में बैठने का भी अवसर नहीं दोगे। हाँ, मैं 2 बार 3 बार हार गया होता, आप टिकट दिए होते, मैं तब बगावत करता तो दोषी था। आज तक 93 में छात्र संघ का अध्यक्ष था। मेरे साथ के लोग प्रांतों में मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं और मैं ऐसा भागा व्यक्ति हूं कि मुझे आज तक कहीं से ब्लॉक प्रमुख तक का ऑफर नहीं दिया गया। अब आप बताइए मेरे धैर्य की परीक्षा कब तक लेगी पार्टी। जी, वो हमारे नेतृत्व में लड़े थे ना, हम उनके नेतृत्व में तो जिलाध्यक्ष थे नहीं, वो मेरे नेतृत्व में सांसद हुए थे। अब आप बताइए मेरा नेतृत्व अगर खत्म, मैंने उनसे अपना दामन छुड़ा लिया है तो मुझसे कैसे लड़ेंगे। मैंने उनको बनाया था, उन्होंने हमको बनाया नहीं था। मैं 13 में अध्यक्ष हो गया था और 14 में मैंने उनको सांसद बनाया, तो मैंने उनको बनाया था ना। मैं ये नहीं अहंकार में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बनाया तो भगवान ने, उनके प्रारब्ध ने बनाया। लेकिन मेरा भी, चाहे जो गौरैया जो मिट्टी लेकर के जा रहे थे समुद्र पाट ने, उतने मेरा योगदान था, लेकिन था तो मेरा योगदान। और अब मेरे जैसा योगदान कहाँ से पाएंगे, विवेकानंद जी से पाएंगे। नहीं देखिए, जब मैं टिकट, इस बार भी मैंने अपने नेतृत्व से कहा था कि आप अगर हमको हरीश जी के प्रति कार्यकर्ताओं की, जनता की बहुत नाराजगी है, आप उनको टिकट बदल दीजिए, आप किसी दूसरे को दे दीजिए। उसमें मैं भी मांग रहा था, लेकिन मैं मुखर होकर नहीं मांग रहा था। देखिए इसलिए कि एक बार टिकट मांगने में बहुत पैसा खर्च होता है भैया, ठीक। क्योंकि मैं 17 में मांगा, 22 में मांगा, मैं टूट चुका था। तो मैंने कहा कि भाई, हमसे लोगों ने कहा होर्डिंग लगवा दीजिए अध्यक्ष जी, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। हमने कहा नहीं, मैं खाली नेतृत्व से अपनी बात रखूंगा कि जो है अगर आप मुझको लड़ाना चाहें मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, बाकी तो नेतृत्व के ऊपर है। मैं अब मूर्ख बनने वाला नहीं हूँ। हाँ, पुष्पक विमान पर जो सत्ता में रहता है, रावण सत्ता में था ना, वो छीन लिया था पुष्पक विमान और उसी पुष्पक विमान का दुरुपयोग करके माँ भगवती का हरण किया, उसका सर्वनाश हो गया, ठीक। तो वो भी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का
और तब से लेकर के आज तक बहुत उतार चढ़ाव हमने देखा। कितना भी ज्वलंत था। आप लोग गवाह हैं कि 2014 में 2013 में और इसलिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने जबरदस्ती मुझको प्रदेश जिलाध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष के रूप में काम को ग्रहण करने के बाद मैंने निर्णय लिया था और मैंने अपने अध्यक्ष जी को भी बता दिया था, मैंने अपने नेतृत्व को कि मैं भी राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और राजनीतिक कार्य खड़ा होता है तो पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक टीम खड़ी। कार्यकर्ता को टिकट दिया, हम लोगों ने प्रण प्राण से उनको एमपी बनाया। जाते थे, मुझसे कहते थे कि मैं अगर आपको विधायक नहीं बना पाया तो मेरा क्या होगा, मैं क्या हो जाऊंगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। चलिए वो करता था कि विधायक हो गए तो आगे मेरा ही मामला गड़बड़ हो सकता है। किया जाएगा, सरकार बनवाइए। वो डर रहे हैं कि राम का नाम लिया तो राम राम ना हो जाए। राजस्थान में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। लोकसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के चुरू में चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि हमने ईमानदारी से काम किया। जब कोविड जैसा बड़ा संकट आया तो दुनिया सोचने लगी कि भारत बर्बाद हो जाएगा और ये दुनिया को भी बर्बाद कर देगा, लेकिन इस संकट में हम भारतीयों ने अपने देश को देश बना दिया। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के चुरू में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चुरू में जनसभा को संबोधित किया है। कांग्रेस ने एक एडवाइजरी निकाली है कि अयोध्या और राम मंदिर का नाम लिया तो मुंह पर ताला लगा देना। डर रहे हैं कि राम का नाम आया तो इनका राम राम ना हो जाए। भारत माता की, भारत माता की शक्ति स्वरूपा जीण माता जी, सालासर बालाजी महाराज, बाबा खाटू श्याम जी और वीर गोगाजी महाराज ने मारो बारंबार प्रणाम। राजस्थान पराक्रम और परिश्रम की धरती है। ये वीर माताओं की धरती है। ये वीर बेटों को जन्म देने वाली वीर वीरांगना माताओं की पवित्र भूमि है। और इसीलिए राजस्थान जो ठान लेता है वो पत्थर की लकीर बन जाता है। और यही जज्बा मेरे सामने देख रहा। गर्मी और धूप ने भी हिम्मत की परीक्षा लेना शुरू कर दिया है, लेकिन आज देखिए परमात्मा की कृपा, मौसम जरा ठीक लग रहा है। और जब कुदरत साथ देती है ना तो इशारा भी करती है कि हवा का रुख किस तरफ है। साथियों, राजस्थान का किसान, मेरे राजस्थान का नौजवान और आप सब माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में दूर दूर से हमें अपना आशीर्वाद देने आए हैं और
पूरा राजस्थान कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में एसएसपी अभिषेक सिंह के निर्देशन में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुजफ्फरनगर पुलिस बदमाशों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। अभी कुछ दिन पूर्व जनपद पुलिस के द्वारा लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल होने के लिए लाई जा रही लाखों रुपए की शराब भी पकड़ी थी। अब इसी कड़ी में थाना बुढ़ाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत नदी मंदिर के पीछे से बुढ़ाना शुगर मिल पर जाने वाले रास्ते पर बंद पड़े मकान में चल रही अवैध तमंचा फैक्ट्री। इस दौरान बुढ़ाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अवैध तमंचा फैक्ट्री से 160 अधबने तमंचे सहित तमंचे बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए बदमाशों ने बताया कि चुनाव में अवैध शस्त्रों की मांग बढ़ जाती है, जिसके कारण हमने अपने साथियों के साथ मिलकर इस स्थान पर अवैध शस्त्र का निर्माण कार्य शुरू किया है। ये असले की कहां से पकड़ी गई, कौन कैसे निर्माण हो रहा था और किस लिए? जनपद मुजफ्फरनगर में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और सकुशल संपन्न करवाने के लिए एसएसपी महोदय द्वारा लगातार अवैध शस्त्र और अवैध शस्त्र निर्माण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना बुढ़ाना पुलिस को एसएचओ आनंद देव मिश्रा के नेतृत्व में उनकी टीम, जिसमें मुख्य रूप से सब इंस्पेक्टर्स रविंदर और संदीप और उनकी पूरी पुलिसकर्मियों की टीम के अथक प्रयास के बाद एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कल देर रात्रि को मुखबिरों की सूचना के आधार पर कस्बा बुढ़ाना के एक पुराने मकान में चल रही एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। इस रेड में कुल 160 पूर्व निर्माण और अर्ध निर्माण तमंचे, पौने और बंदूक बरामद हुई हैं। साथ ही कारतूस 315 बोर और 12 बोर और खोखा कारतूस 315 बोर और 12 बोर भी बरामद हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी बरामदगी थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा हुई है। इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। चारों अभियुक्त पूर्व में भी शस्त्र निर्माण के अपराध में जेल जा चुके हैं। जो इनमें मेन अपराधी है जाबिर, जौला का रहने वाला है। इसके ऊपर 10 से ऊपर मुकदमे 302, 307 शस्त्र अधिनियम और शस्त्र फैक्ट्री के मुकदमे हैं। ये थाना बुढ़ाना का टॉप 10 अपराधी भी है। तो आज थाना बुढ़ाना पुलिस ने अपराध नियंत्रण में एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। सर, ये शौकत की क्या रोल दिखाया गया है सर? शौकत भी शस्त्र फैक्ट्री निर्माण में साझेदार हैं। क्या चुनाव में इस्तेमाल होने थे तमंचे, इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई? ये सभी तमंचे सेल किए जाते हैं, तो चुनाव में इनका दुरुपयोग किया जा सकता था, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का बयान, जहर देने का इल्जाम तो खुद पिताजी ने ही लगा दिया था कि उनको जहर दिया गया। हम तो उनके बाद कहना शुरू किए। उमर अंसारी कोई व्यक्ति जो बिल्कुल फिट हो, अचानक खाना खाने के बाद बीमार हो जाए। 26 तारीख को जब वो बेहोश होकर गिर गए, उनको बांदा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती किया गया। कोई आईसीयू में स्वस्थ भी हो जाता है तो उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। हमारे आरोप साबित होते जा रहे हैं। उनके इंतकाल के 3 घंटे पहले मेरी वार्ता हुई थी, जिसका ऑडियो वायरल है। मैंने साफ किया है कि यह स्वाभाविक मौत नहीं है, ये सुनियोजित हत्या है। हमारे बड़े भाई विधायक है, सुप्रीम कोर्ट बंद होने की वजह से वो आ नहीं पाए। पिता सब कुछ होता है, एक पुत्र अपने पिता के लिए कुछ भी कर नहीं सकता। एक पुत्र अपने पिता के लिए कुछ कर नहीं सकता। गरीबों की जो वो मदद करते थे, उनकी लड़ाई लड़ते थे, वो रास्ता मेरे लिए छोड़ गए हैं। हम गरीबों को लामबंद करके उनकी मदद करेंगे। नहीं, आरोप मैंने नहीं, आरोप तो खुद पिताजी ने ही लगा दिया था। 19 तारीख को उन्हें जहर दिया गया, 21 तारीख को उन्होंने मनी न्यायपालिका में कह दिया। हम तो उनके बाद कहना हमने शुरू किया। कोई व्यक्ति जो फिट हो बिल्कुल सेहत से, वो अचानक से खाना खाने के बाद बीमार हो गए और उनको महसूस हो गया। उन्होंने लिखित में दिया माननीय न्यायालयों में, और वही हुआ कि 26 तारीख को तबीयत इतनी बिगड़ गई, आउट ऑफ कंट्रोल, कि मूर्छित अवस्था में जब वो बेहोश होकर गिर गए तो उनको ले जाके मेडिकल कॉलेज बांदा में एडमिट किया और डॉक्टरों ने उन्हें गंभीर पाकर आईसीयू में एडमिट कर लिया। कभी आप में से किसी ने नहीं सुना होगा कि एक व्यक्ति अगर ठीक भी हो जाता है, आईसीयू से स्वस्थ भी हो जाता है, तो भी 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। 4 बजे भोर में 26 तारीख को आईसीयू में और 5 बजे शाम में बांदा की तन्हाई बैरिक में, जेल में। कहीं सोचा है किसी ने ऐसा हो सकता है? कुछ नहीं। तो इसलिए इल्ज़ाम तो जो हमने लगाए हैं वो तह बतह खुलते जा रहे हैं, तह बतह वो साबित होता जा रहा है। और एक दिन उन्होंने किसी तरह गुजारा है। 28 को मेरी उनसे वार्ता हुई, लगभग 4 बजे उनकी इंतकाल होने से 3 घंटा पहले या 2 घंटा पहले। आपका फ़ोन जो एक वो सब वायरल है, सब जान रहा, देख ही रहे हैं सब लोग। और उसके बाद उनको बेहोश होकर गिर गए वो, और हार्ट फेल हो गया उनका। ये इन लोगों का कहना है। इसके पीछे एक
गहरी साजिश है। हमने साफ कहा है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं है, ये सुनियोजित हत्या है। बड़ी खबर यूपी के अमेठी से आ रही है। कांग्रेस की गढ़ कही जाने वाली अमेठी में अब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में ही दिख रहा है मतभेद। अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में दिखना शुरू हुआ मतभेद। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा, शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेगा उसको हम लोग मानेंगे। कांग्रेस से चुनाव कोई लड़े, अगर गांधी परिवार से कोई नहीं आएगा तो कहीं बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। रॉबर्ट वाड्रा के बयान को लेकर अमेठी कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं नजरअंदाज। कार्यकर्ताओं ने कहा, गांधी परिवार का घर अमेठी, सिर्फ गांधी परिवार को ही स्वीकार करेंगे प्रत्याशी। क्या नाम है आपका? मैं सतीश कुमार सिंह। सतीश जी, ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी से अभी तक अमेठी में कोई प्रत्याशी नहीं आ पाया है, क्या लग रहा है इस बार? प्रत्याशी हमेशा कांग्रेस पार्टी में जब राहुल जी थे या मैडम सोनिया जी थी तो आके सीधा नामांकन करती थी। कार्यकर्ताओं को और यहाँ के लोकल नेताओं को दिल्ली से जो निर्देश या प्रदेश से जो निर्देश मिल रहा है वो पॉलिटिकल गतिविधि और वो वर्क वो कर रहे हैं। आकर के कोई भी नामांकन कर देगा, लोग जुटेंगे और प्रत्याशी की जीत होगी। अच्छा, देखा जाए तो प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा कल मीडिया के सामने आकर बयान दिया है कि अमेठी से मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं, अगर पार्टी से तो हमको मौका देती है तब। मौका देती है, स्वागत है उनका। कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और कांग्रेस में डेमोक्रेसी है। आप उन्हीं का नाम नहीं, लोकल तमाम नेता अपना नाम दे रहे हैं, अपना, हम भी कार्यकर्ता साधारण हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी होने के नाते और कांग्रेस में डेमोक्रेसी होने के नाते मैं भी अपनी बात रख सकता हूं अगर मैं चाहूं तो। लेकिन अगर वाड्रा जी बात रख रहे हैं तो कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनका स्वागत होगा और जीत होगी। लेकिन ऐसे में देखा जाए रॉबर्ट वाड्रा का नाम आते ही कहीं ना कहीं अमेठी के जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उसमें कहीं ना कहीं मतभेद या नाराजगी देखने को मिल रही है कि अमेठी गांधी परिवार का गढ़ घर हुआ करता, तो यहाँ पे सिर्फ गांधी परिवार का ही से लोग चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, ये मतभेद जो है एक केवल ऐसे दिख रहा है। नेहरू गांधी परिवार के वो दामाद हैं तो उनका भी वही स्वागत है। हाँ, थोड़ा लगाव जो है राहुल जी से यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि 15 साल वो MP रहे और प्रियंका जी भी ज़्यादा काम यहाँ पर कर चुकी हैं, वाड्रा जी भी किए हैं। उनके प्रति लोगों का आस्था ज़्यादा है कि ये आए तो ज़्यादा अच्छा होगा, राहुल जी आ जाएं सबसे बेटर है, या प्रियंका जी आ जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है, वाड्रा जी भी आएंगे तो जीत होगी और सभी लोग लगेंगे। अब प्रथम दृष्टया वो चाह रहे हैं कि राहुल जी आ जाएं तो अच्छा, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? विकास अग्रहरी। किस पद पे हैं? मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। ये बताइए, कांग्रेस पार्टी से अमेठी संसदीय क्षेत्र का चुनाव लड़ने को लेकर इस बार प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा जी मैदान में आना चाहते हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? ये तो कांग्रेस के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अपनी मांग रख सकता है। भाजपा की तरह नहीं कि वहाँ पे कोई भी पार्टी कोई भी व्यक्ति को थोप देती है। आसनसोल से पवन सिंह को चुनाव लड़ाने के लिए भाजपा पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है आदेशित कर देती है और पवन सिंह कहते नहीं भाई हमको चुनाव नहीं लड़ना, ठीक है। तो ये कम से कम कांग्रेस की डेमोक्रेटिक कल्चर है। हमारे यहाँ रॉबर्ट जी चुनाव लड़ना चाहते हैं, स्वागत है। अमेठी की जनता इसका स्वागत कर रही है। गांधी परिवार से वो जुड़े हुए हैं और हमारी भी मांग है कि गांधी परिवार से ही अमेठी कोई चुनाव लड़े। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए रॉबर्ट वाड्रा के नाम को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं कुछ मतभेद नजर आ रहा है कि अगर अमेठी गांधी परिवार का घर कहा जाता था, गढ़ भी है, यहाँ पे गांधी परिवार का ही बंदा चुनाव लड़े। नहीं तो गांधी परिवार के सदस्य वो भी हैं, वो गांधी परिवार का भाई वो उनके दामाद हैं, प्रियंका जी के पति हैं, तो और क्या, और मतलब गांधी परिवार आप मतलब भाजपा के लोगों के मन में कौन सा ऐसा मतलब एक ये भ्रम भरा बैठा है कि एक दामाद एक परिवार का सदस्य नहीं हो सकता। ये भाजपा की गंदी मानसिकता है। परिवार के सदस्य वो भी हैं, अमेठी की जनता, अमेठी के लोग परिवार को ही चाहते हैं और वो भी, उनकी भी प्राथमिकता, रॉबर्ट जी की भी प्राथमिकता यही है कि पहले राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ें और उसके बाद अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है तो उनके नाम पर भी विचार किया जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या कारण है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर प्रत्याशी नहीं उतार पाया? अभी तक कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी उनका तैयार है। 1 मई को कांग्रेस पार्टी अपना नामांकन करने के लिए यहाँ से जाएगी और गांधी परिवार का सदस्य ही नामांकन करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम सिंह है, मैं युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। शुभम जी, कल से अमेठी से संसदीय प्रत्याशी के लिए देखा जाए तो रॉबर्ट वाड्रा को लेकर चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर, तमाम चैनलों पर खबर भी चल रही है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? मेरी मांग ये है, जो भी गांधी परिवार का शीर्ष नेतृत्व है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी। राहुल जी अमेठी के गलियों में घूमे हैं, प्रियंका जी अमेठी के सभी ब्लॉकों में घूमी हैं। ये सब निर्भर करेंगे कि अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा। और जहाँ तक अमेठी में राहुल जी हर नेताओं को जानते हैं, हर भाइयों को जानते हैं, और प्रियंका दीदी अपने अपने छोटे भाइयों को सब पहचानती हैं। तो गांधी परिवार निर्णय लेगा कि अमेठी से कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन लड़ेगा। और गांधी परिवार स्वयं से अमेठी को सदैव चलाया है, सदैव आगे बढ़ाया है, इतनी सारी कंपनियां लगाई है, इतने सारे रोजगार दिए हैं।
तो गांधी परिवार ही निर्भर करेगा कि अमेठी से कौन चुनाव लड़ रहा है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि हम 1999 से अमेठी को जानते हैं, अमेठी की जनता मुझको जानती है, मुझसे लगातार बातें भी होती है और हमको वहाँ की जनता चाह रही है। अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमको अगर मौका देता है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। वो भी तो कह रहे हैं शीर्ष नेतृत्व, वो भी तो कह रहे हैं सब कुछ। अगर गांधी परिवार लेके आया वाड्रा जी को अमेठी में तो गांधी परिवार की सीट है, गांधी परिवार निर्णय करेगा। राहुल जी निर्णय लेंगे, राहुल जी यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, सब लोग इंतजार में है राहुल जी के। आप लोग की मांगे क्या? रॉबर्ट वाड्रा जी चुनाव लड़ेंगे, राहुल गांधी? शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी, दीदी प्रियंका गांधी, जो भी निर्देश होगा हम गांधी परिवार के साथ हर कदम पे लड़ने के लिए तैयार हैं, संघर्ष के लिए तैयार हैं, हर मोड़ पे खड़े हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि ये शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने किया है। मंगूटा रेड्डी ने कुल 3 बयान दिए, उसके बेटे ने 7 बयान दिए। पहले और दूसरे बयान में उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली सीएम केजरीवाल से चैरिटेबल ट्रस्ट के मामले में मिला था, उसके बाद उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया, तब वहाँ मंगूटा रेड्डी अपना बयान बदल देता है। मंगूटा रेड्डी के 2 बयान और उसके बेटे के 6 बयान गायब कर दिए जाते हैं, जो बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं थे। ईडी ने कहा हम उस बयान पर भरोसा नहीं है। ये शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है। इसका भी खुलासा करूंगा आज। इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग इसमें शामिल हैं। मैं एक एक करके बताता हूं आपको। एक व्यक्ति है मंगुंटा रेड्डी, जिसने कुल 7 बयान दिए, कुल 3 बयान दिए। उसके बेटे राघव मंगुंटा ने 7 बयान दिए। बाप बेटे ने मिला के 10 बयान दिए और इस 10 बयान को पीछे जब उनसे पहले पूछा गया, 16 सितंबर को पूछा गया, ईडी के द्वारा पूछा गया कि क्या आप अरविंद केजरीवाल से मिले थे, जानते हैं? तो उसने उसी बात की सच्चाई को उजागर किया। जो बात सच थी, उसने कहा हां मैं मिला था, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में मिला था। लेकिन उसके बाद उसके बेटे को, राघव मंगुंटा को गिरफ्तार किया जाता है। राघव मंगुंटा को जेल के अंदर रखा जाता है, 5 महीने तक जेल में रखा जाता है और तब वो अपना बयान बदल देता है। 16 सितंबर पर पहली बार कार्रवाई होती है मंगुंटा रेड्डी सांसद पर। रेड होती है 16 सितंबर 2022 को और 10 फरवरी तक लगातार उसको कहा जाता है बयान दो, बयान दो, बयान दो केजरीवाल के खिलाफ। वो बयान नहीं देता तो 10 फरवरी को उसके बेटे राघव मंगुंटा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 10 फरवरी से लेकर 16 जुलाई तक 7 बयान लिए जाते हैं राघव मंगुंटा के, मंगुंटा रेड्डी सांसद के बेटे राघव मंगुंटा के। कितने बयान? 7 बयान। 3 बयान बाप का, 7 बयान बेटे का। और उन 5 महीनों में जो 7 बयान वो देता है, उसमें भी पूछा जाता है 6 बयान में अरविंद केजरीवाल को जानते हो? अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला किया है? अरविंद केजरीवाल पे कुछ बोलना है? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन 5 महीने की जेल के बाद वो टूट जाता है और 7वां बयान 16 जुलाई को उसका होता है और वो बदल जाता है।
वो वही साजिश का हिस्सा बन जाता है। 5 महीने के प्रताड़ना के बाद बदल जाता है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है। लेकिन हैरानी की बात सबसे ज्यादा यह है कि ये 6 बयान और बाप के 2 बयान गायब कर दिए जाते हैं। 5 महीने की जेल के दौरान दिए गए बयान ईडी कहती है इस पर हमें भरोसा नहीं है और उसको रख लिया अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स, यानी ऐसा बयान जो केजरीवाल के खिलाफ नहीं था उस पर की ईडी ने कहा हमें इस पे भरोसा नहीं है। हमारे वकीलों ने अदालत में पैरवी की, बार बार कहा हमें देखना है वो बयान जो उसने अपनी गिरफ्तारी के दौरान दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के जोया हाईवे किनारे आज मोहन बैंकेट हॉल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा त्रिदेव बूथ अध्यक्ष सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बताते चले कि कार्यकर्ता बूथ सम्मेलन आयोजन में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी फूल माला पहनाकर और उन्हें गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संबोधन में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आईसीयू में पड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी और कहा कि कांग्रेस पार्टी एक एक्सपायर्ड दवा की तरह है, जो भी इसे खाएगा वह पछताएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी ओर उनकी पार्टियों के नेता भाजपा में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाल उस फिल्म गाने की तरह है कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। इस अवसर पर विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी, भाजपा जिलाध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी सहित तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी की जो आंधी चल रही है उससे सारे पक्षी घबरा गए। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए सारे परिवारवादी राजनीतिक दल एकजुट हो गए। उन लोगों ने तय किया कि मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, लेकिन जैसे गाना है ना फिल्म का, कोई आप सब खेला जानते होंगे, मैं फिल्म कब देखता हूँ, दिल के टुकड़े क्या हुआ, ये बंगलौर में इतनी गठबंधन बनाए, मुंबई पहुंचते पहुंचते बिखर गया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी जी निकालने के लिए चले और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा निकाल करके सब भाजपा में आ रहे हैं। उनको मालूम है कि भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है। कोई भी एक्सपायरी डेट की दवा नहीं इस्तेमाल करना चाहेगा और जिस पार्टी से देश को छोड़ करके जल्दी से जल्दी लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। यह आप सबकी ताकत का परिणाम। 2014 से पहले देश बदहाली में, कंगाली में था, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ। 10 साल कांग्रेस की सरकार, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका पाटिल। बड़ी खबर इस वक्त की यूपी के मेरठ से आ रही है। सरधना विधायक अतुल प्रधान ने फर्जी खबरों का किया खंडन। सपा में है और रहेंगे, किसी और पार्टी में जाने का मतलब नहीं। अतुल प्रधान, मैंने कोई इस्तीफे की बात नहीं कही, मैं सपा का सिपाही हूं और हमेशा रहूंगा। अतुल प्रधान, जहां पार्टी का निर्णय होगा वहां चुनाव लड़ने के लिए पहुंचेंगे अतुल प्रधान। अपने सब पत्रकार साथियों का मैं अपने तमाम पत्रकार साथियों का धन्यवाद करूंगा कि आप लोग ऐसे चुनावी माहौल में और आज जुम्मा अलविदा है, उसके मौके पर आप सब लोग यहां पर पहुंच गए। सबसे पहले मैं बधाई दूंगा मेरठ और देशवासियों को अलविदा जुम्मा की जो आज है। इसके बाद हमारे महानगर अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद हैं, आदिल भाई, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं विपिन जी चौधरी साहब, हमारे पार्षद दल के नेता यहाँ पर मौजूद हैं बासी जी, और हमारे तमाम पार्षद जी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे छात्र नेता से लेकर तमाम ऐसे साथी हैं जो लगातार समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाए हैं। ऐसे भी कई साथी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने
अपने जीवन के 3 दशक समाजवादी आंदोलन को और समाजवादी पार्टी को दिए हैं। मैं खुद भी छात्र राजनीति से लेकर इस समाजवादी आंदोलन में जब जब ऐसी कोई बात रही कि जहां पर हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो हमने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि सोशल मीडिया का समय है, सब कुछ डिजिटल है। अगर कोई झूठी या सच्ची कोई खबर निकलती है तो जहां एक ग्रुप में पहुंचती है तो फॉरवर्ड होकर ना जाने कितने करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। तो अभी कुछ सुनने में आया कि डीप फेक वीडियो भी चली हैं, जिसमें एक सिने स्टार सुपरस्टार की वीडियो को गलत तरीके से डीप फेक करके चलाया गया। उसके बाद में फिर उनके जो करने वाले लोग थे। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज गाजियाबाद पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी डोली शर्मा के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने मंच से कहा कि आप लोगों को इंडिया गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी डोली शर्मा को जिताना है, क्योंकि आप लोग गाजियाबाद में उन्हें जितवाएंगे तो हम वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी की खटिया खड़ी कर देंगे। जब हम अकेले उन्हें चुनौती देते आए हैं तो इस बार तो हमारे साथ यानी कांग्रेस के साथ सपा, आप, सीपीआई, सीपीआई, एमएल, राजद आदि जैसे मजबूत दल से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पूर्व के चुनाव में भी वह लगातार नरेंद्र मोदी को टक्कर देते आए हैं और इस बार उनकी जीत सुनिश्चित है। कांग्रेस के प्रत्याशी होने के अलावा वह प्रदेश अध्यक्ष की भी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वहीं इस बार बनारस की लड़ाई 4 लाख से शुरू होगी। तो आप सोचिए, जब सत्ता में ना रहते हुए हम आपके सेवक इतना काम कर सकते हैं, तो जब आप सत्ता में लाकर हमें खड़ा करेंगे तो हम क्या करेंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन चारों तरफ जीत रहा है। सामने वाले प्रत्याशी जगह जगह पिट रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। ये आपके सामने सबूत है। अब मैं ज्यादा ना कहते हुए इतना कहूँगी कि एक व्यक्ति जो यहाँ आज खड़ा है वो स्वतंत्रता की उस अंजाम, उस लड़ाई को भी जानता है और आज इस लोकतंत्र की लड़ाई को भी जानता है। आप सबसे मेरा विनम्र विनती है, अनुरोध है कि एक व्यक्ति डोली शर्मा बनकर इस लड़ाई को लड़े। देखिए, मेरे हाथ मजबूत नहीं, मेरा नेता जो सड़क पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहा है और जो मणिपुर से मुंबई तक चल रहा है, उसके लिए